चैप्टर जो है हमारा, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ। ठीक है, या इसको मैं पूरा लिखाऊं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस सेक्टर या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दो चीजें हैं, हमको अकाउंटिंग सीखनी है इस चैप्टर के अंदर। किसकी? एक तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं नॉन फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और आप शॉर्ट में इसको एनपीओ भी बोल सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। आज तो सही है बेटा, सब जने प्लीज रिप्लाई कर दो, है ना? ओके, खुशबू, आरती, थैंक यू। ठीक, सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलो, या नॉन फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलो, या एनपीओ बोलो, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में सीखेंगे। और इसके साथ में हम सीखेंगे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सर्विस सेक्टर होता है, जो सर्विस सेक्टर होता है ना, जो लोग गुड्स का सेल परचेज नहीं करते हैं, इनका मतलब होता है जैसे कोई ट्रेडिंग हो रही हो किसी चीज की, या मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो। किस चीज की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग? किसी प्रोडक्ट की या किसी गुड्स की, या तो किसी गुड्स या किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, या बना हुआ परचेज कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, तो उसकी ये ट्रेडिंग करते हैं इसको, है ना, प्रोडक्ट्स को परचेज और सेल करना, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना। बट प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना या उसको बेचना या प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं, है ना, प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है। ठीक है, ओके। जैसे इंडिया के अंदर जो वैक्सीन्स बनाई गई, पूरी दुनिया में सप्लाई की गई, जिस कंट्री के पास पैसा नहीं था उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य वैक्सीन बना के बेच के प्रॉफिट कमाना नहीं था, वैक्सीन बना के पहुंचाना का उद्देश्य लोगों को बचाना था। तो वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे बहुत सारी सर्विस सेक्टर भी होते हैं, है ना। अब सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट और नॉन फॉर प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि सर्विस सेक्टर की अकाउंटिंग अलग से होती है। बहुत सारे सर्विस सेक्टर होते हैं जो एनजीओ होते हैं, है ना। एनजीओ जितने भी होते हैं ना, उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका उद्देश्य सेवा करना होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना होता है, समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए वो काम करते हैं। वर्धा आश्रम हो गए, जैसे आपके गरीबों के लिए जो स्कूल्स हो गए हैं, है ना, बहुत सारी चैरिटी डोनेशन इनको मिलता है और ये समाज के सुधार के लिए काम करते हैं किसी एक सेक्टर से रिलेटेड। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? क्योंकि यहाँ पर मकसद मेन प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। हाँ, सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट कमाना हो सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं होगा। लेकिन इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो अकाउंटिंग हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके जी। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक पीडीएफ। हवा है कि ये चैप्टर क्या है, ये वही है जो मैंने आपको पढ़ के बताया। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, होलसेल। देखो ये बोला ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग का भी आपको बता रहा है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं और उनको इसलिए एस्टैब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, होलसेल हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया, है ना, एंगेज्ड इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जो सर्विसेज होती है उसको बेचते हैं, सेल जो गुड्स होता है उसको परचेज और सेल करते हैं। रेंडरिंग ओन्स, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जियो जो मोबाइल है उसका आप रिचार्ज कर रहे हो, तो आप एक सर्विस का फायदा उठा रहे हो ताकि इंटरनेट एक्सेस कर सको आप, बट ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, ओके। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा देयर आर मेनी सच ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ वगैरह होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं विच आर एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव फॉर रेंडरिंग सोशल एंड पब्लिक सर्विस। उनका काम ही होता है समाज का और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, और उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। दीज इंक्लूड लिटरेसी सोसाइटी, मतलब साक्षरता देना,
एजुकेशन को बढ़ावा देना, गेम्स और स्पोर्ट्स क्लब होते हैं बहुत सारे जिनका मेन ऑब्जेक्टिव गेम्स को बढ़ावा देना हो सकता है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना हो सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत सारे, चैरिटेबल हॉस्पिटल बहुत सारे देखे होंगे आपने, बहुत सारे प्राइवेट भी होते हैं लेकिन वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। मैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जो चैरिटेबल होते हैं, जो चैरिटी पे चलते हैं और वहाँ पर पैसा नहीं लगता है अगर कोई भी ट्रीटमेंट कराने जाएगा तो। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर, वर्कर यूनियंस होती हैं, सोशल वेलफेयर सोसाइटीज होती है। दे जनरेट प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू सर्विस रेंडर्ड बाय देम since the nature of work of these organizations is different, so the method of maintaining their accounts is also different। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, तो ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और एनजीओ होते हैं, सो इनकी अकाउंटिंग भी थोड़ी अलग तरीके से की जाती है, इसके अलग मेथड्स होते हैं। दीज कोल्ड अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसी को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एक इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक तो है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल पर्संस को भी इस चैप्टर में इंक्लूड किया हुआ है ना, और जो इस सोसाइटी की बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। जिसके अंदर आपके आगे डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्चर्स, दे डू नॉट परचेज एंड सेल द आर्टिकल बट अर्न प्रॉफिट विद देयर इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल एबिलिटी। ये कुछ भी प्रोडक्ट बेचते नहीं है लेकिन कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसकी बेसिस पर अर्निंग करते हैं। तो प्रोडक्ट का सेल परचेज नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। ज़्यादा बोर नहीं करते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको आप कैसे पहचानोगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले सेपरेट लीगल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि एकदम सेपरेट होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। वैसे भी कोई भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट ही होता है, सेपरेट एंटिटी होती है। सेकंड नंबर सर्विस मोटिव होता है, इनका मेन काम सेवा करना लोगों की, पब्लिक की, है ना, किसी एक फील्ड से रिलेटेड। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी वेलफेयर वर्क, कल्याणकारी योजना है ना, वेलफेयर वर्क मतलब कल्याणकारी योजनाओं की कुशलता की जांच के लिए। और सोर्स ऑफ फंड इनका क्या होता है, अधिकतर इनका जो सोर्स ऑफ फंड जो होता है, यानी कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो कमाते नहीं है तो खर्चा कैसे करेंगे, तो भैया इनका अधिकतर पैसा डोनेशन से आता है, चैरिटी से आता है, गवर्नमेंट देती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी चैरिटी लोग देते हैं, तो यहाँ चारों तरफ से इस तरीके से इनके पास पैसा आता है। सोर्स ऑफ फंड इनका यही होता है, ठीक है। मैनेजमेंट बाय इलेक्टिव पर्सन, और जो लोग चुने हुए हैं वो इन लोग इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या करते हैं, एनपीओ या एनटीओ यानी कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट करते हैं। ओके, अब आता है जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके बीच डिफरेंस क्या है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, खुद पढ़ लेना, मैं ज़्यादा थ्योरी में बोर नहीं करूँगा, या इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको, हिंदी दोनों में दे रखा है, ठीक है। हम आते हैं इसके बुक्स की तरफ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको कौन कौन सी बुक्स रखनी पड़ती है। अकाउंटिंग करेंगे तो इनको बुक्स तो रखनी पड़ेगी, तो जब ये अकाउंटिंग करते हैं अपनी तो इनको कौन सी बुक्स रखनी पड़ती है, तो 3 बुक्स हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते हैं इतनी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये पूछा जाता है, बुक्स केप्ट बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी बुक्स रखनी चाहिए, और लोग वहां पर क्या करते हैं, लिख के आ जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। वो नहीं पूछा है, बुक्स पूछा है। तो 3 तरह की बुक्स रखी जाती है, एक रखते हैं कैश बुक, कहां से पैसा आया कहां गया, एक रखते हैं स्टॉक रजिस्टर, कहां से गुड्स आया। अब आप बोलोगे सर गुड्स क्यों आएगा, लोग डोनेशन के लिए सिर्फ पैसे ही थोड़ी देते हैं, कई बार सामान भी दे देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कोई अनाथालय है, उसमें किसी को डोनेट करना है तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे दे के आ जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जो वहाँ पर बच्चे हैं, हाँ, उनके कपड़े दे के आ गए, कुछ लोग उनको खेलने के लिए कुछ चीज़ें दे के आ गए, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी स्टॉक रजिस्टर है वो मेंटेन किया जाता है। और मेंबरशिप रजिस्टर, बहुत सारे क्लब और एनजीओ जैसे होते हैं जहाँ पर लोग मेंबरशिप लेते हैं और फिर वो मेंबरशिप की कुछ फी होती है और वो मेंबर बन जाते हैं, फिर वो भी उस फैमिली का पार्ट बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं पैसा दे करके, ताकि वे उस योजना के अंदर जुड़े और उस एनजीओ के अंदर जुड़े और लोगों का भला करने में अपना योगदान दे सके, ठीक है। तो 3 जो बुक है वो एनपीओ द्वारा रखी जाती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और मेंबर रजिस्टर। तो 2 रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर, मेंबरशिप रजिस्टर, और एक बुक है कैश बुक, बस। अब आते हैं हम भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। भाई जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है
उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, मोटा मोटी बताऊं तो इसका मतलब ये होता है, जो आपने पहले सुन रखा होगा और मैंने बेसिक लेवल में कराया भी, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही फाइनल अकाउंट। तो एक जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, हाँ, वो अपने कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स उसको बनाने होते हैं, यानी कि उसको कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। तो उसको 3 अकाउंट बनाने होते हैं। फर्स्ट आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ओके, एंड पेमेंट अकाउंट। हिंदी में मैं अभी बता दूंगा, वैसे इनको इंग्लिश में रखना होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड नंबर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड नंबर होता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग 2 बैलेंस शीट बनती है। तो हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, जो हमारे एग्जाम में आएंगे, उसमें हमको 3 अकाउंट ये बनाने होते हैं। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हो सकता है, क्वेश्चन बोले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बोल सकता है, या फिर बैलेंस शीट बोल सकता है, या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दे देगा क्वेश्चन में और बोलेगा इसकी हेल्प से ये दोनों बनाओ। तो वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, वो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम पूरा ध्यान देंगे और समझेंगे कि भाई ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ओके। और इसका ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। अब यहां देखो, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ जी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहां लिखा जाता है अच्छे से, रिसिप्ट एंड, ऐसे लिखा जाता है पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, फिर जो भी डेट होती है 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 साइड होती है, डेबिट साइड होती है और एक बेटा कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। जो डेबिट साइड होती है उसमें हम लिखते हैं रिसिप्ट्स, और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हम लिखते हैं पेमेंट्स। रिसिप्ट मतलब कहां कहां से पैसा आया, और पेमेंट मतलब कहां कहां पैसा गया। अगर आपने सब्सिडियरी बुक्स पढ़ी हो तो उसमें हम कैश बुक बनाते थे, याद है आप लोगों को? हाँ, होता है, बहुत सारे कुछ बुक रिपीट हो जाता है, ठीक है। आप अपने सिलेबस में देख लेना, अगर है तो अच्छी बात है, ओके, ठीक। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, रिसिप्ट और पेमेंट यहां लिखते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। कैश बुक बनाते थे तो कैश बुक में क्या होता था, डेबिट साइड में जो कैश रिसीव्ड होता था वो लिखते थे, और क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट होता था वो लिखते थे। यहां पर हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है कि कैश कहां से रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है, पिछले साल का रिसीव हो रहा है, एडवांस में रिसीव हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं वो करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना है। केवल और केवल पैसा आना चाहिए और जाना चाहिए एक पीरियड के अंदर, एक ईयर के अंदर, हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको हम यहाँ लिखेंगे। जहां से पैसा आएगा रिसिप्ट में, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में, ओके, ठीक। तो अब ये सबसे पहले है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब है आपके पास पहले से कितना पैसा पड़ा है, यानी कि आपके कैश इन हैंड, यानी कि आपके बिजनेस में कितना पड़ा है ना, आपके जेब में कितना पड़ा है। और कैश एट बैंक का मतलब हो गया आपके बैंक अकाउंट में कितना पड़ा। आपके मतलब जो हमारा एनजीओ है, जो हमारा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कितना पैसा पड़ा है और उसके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। हाँ, हर बिजनेस का बैंक अकाउंट भी होता है जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको चंदा। चंदा है तू, अरे कल तो चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था ना, उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। कल तो लाइव आ नहीं पाए अपन, आया तो था लेकिन बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा, एक तरह का डोनेशन हो गया ना। डोनेशन अलग होता है, उसको दान बोलते हैं, ये सब्सक्रिप्शन है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। सब्सक्रिप्शन जो है ना वो रेगुलर आता रहता है, डोनेशन जरूरी नहीं है कि रेगुलर आए, है ना। जैसे आप कहीं, आप जियो का क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप टीवी रिचार्ज का क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मोबाइल का एक तरह का सब्सक्रिप्शन कराते हैं, क्योंकि वो रिपीटेटिव होता है। सब्सक्रिप्शन रिपीटेटिव होता है, बार बार मिलेगा, है ना। डोनेशन जैसा जरूरी नहीं, डोनेशन कभी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिले, तो दोनों में फर्क होता है। सब्सक्रिप्शन एक फी की तरह होता है। तो सब्सक्रिप्शन जो है चाहे प्रीवियस ईयर का है, चाहे करंट ईयर का है, चाहे नेक्स्ट ईयर का है, कभी कभी हो, अगर मिला है इस साल में तो यहाँ टोटल करके लिख देंगे। ये है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब क्या हो गया, सामान्य दान। डोनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दान,
तो सब्सक्रिप्शन और डोनेशन में क्या डिफरेंस है? कोई मोटा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। सब्सक्रिप्शन रिपीटेटिव नेचर का होता है, बार बार मिलता ही रहता है। डोनेशन रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस एंड एडमिशन फी। एंट्रेंस और एडमिशन फी क्या है? कोई भी एनजीओ के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको वहां पर एंट्रेंस फी देनी पड़ेगी, तो वो एनजीओ के लिए एक तरह की कमाई हो गई, रिसिप्ट हो गई, ठीक है। एंट्रेंस या एडमिशन फी बोल सकते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं ना, तो एक तो आप मंथली फी जमा कराते हैं, वो तो है ही, एक एडमिशन फी भी होती है। स्कूल्स भी पता है आपको एनजीओ के अंदर आती है, कड़वा है पर सच है, ठीक है, ओके। क्योंकि उनका उद्देश्य देश को शिक्षित करना है, पैसा कमाना नहीं है। हाँ, वो कमाते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स, वो अलग बात है, ठीक। जनरल ग्रांट्स, जनरल ग्रांट्स का मतलब हो गया, ग्रांट्स जो है वो अनुदान बोलते हैं, अनुदान हिंदी में। ग्रांट्स जो है ना, इनके ऊपर मैं डिटेल में आगे बात करूंगा, अभी तो सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, डिटेल में आपको मिलेगा सब, ठीक है। तो जनरल ग्रांट्स का मतलब अनुदान, ग्रांट्स यानी कि सब्सिडरी की तरह होता है, अधिकतर गवर्नमेंट से या किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन से मिलता है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड ग्रास, भैया रद्दी बेच दी, न्यूज़पेपर पढ़े थे, बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ी थी, बहुत सारी कचरा पड़ा था, बहुत सारा बेच दिया उसको रद्दी वाले को, तो उससे कुछ पैसा मिला, क्योंकि एनजीओ है ना, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होती भैया, सारा हिसाब किताब है ना, दया भाव होता है यहाँ पर, ओके। तो ये रिसिप्ट साइड में और क्या क्या आ सकता है रिसिप्ट साइड में बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, मैं फटाफट बताऊंगा थोड़ा आपको। सॉरी, हाँ, तो देखो रिसिप्ट साइड में और कंटिन्यू है। सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा है, ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, और कुछ नया हमने ले लिया है तो पुराने वाले को बेच दिया तो पैसा आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कभी कोई डोनेशन आया था, उससे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, शेयर्स खरीद लिए थे, डिबेंचर्स खरीद लिए थे, है ना, कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे पैसे को, तो वहां से कुछ ब्याज मिल गया, या एफडी करा दी थी, इंटरेस्ट मिल गया उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ओके। इनकम फ्रॉम कंसल्ट एंड लेक्चर्स, बहुत सारी एनजीओ ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े कंसल्ट कराता है ना, और वहां से लोग जो मेंबर्स जुड़ते हैं, जो उसको देखने आते हैं, उस परफॉर्मेंस वगैरह करवाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं, तो वहाँ से जो इनकम होती है वो, ओके। डिविडेंड्स, अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो डिविडेंड मिल सकता है। रेंट, अगर कोई रूम खाली पड़ा था रेंट पे दे दिया तो रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट पे होता है, ऐसे ही बैंक से कोई इंटरेस्ट मिल गया हमको। मिसलिनियस रिसीव्ड, छोटा मोटा कहीं से कोई पैसा मिल गया। लाइफ मेंबरशिप फीस, बहुत सारे एनजीओ ऐसे होते हैं, वहाँ पर अगर आप चाहो तो लाइफ टाइम जुड़ सकते हो, उसके लिए एक फी लगती है, लाइफ मेंबरशिप फी बोलते हैं, ओके। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, सब्सक्रिप्शन मिला है लेकिन सब्सक्रिप्शन के साथ में लिखा हुआ है कि इस पैसे को कहाँ यूज करना है, यानी कि चंदा मिला लेकिन उस चंदे का कहाँ यूज करना है वो स्पेसिफिक पहले से डिसाइड है। भाई साहब ये 10,000 रुपये दे रहा हूँ लेकिन इस 10,000 से आपको ये चीज खरीदनी है, स्पेसिफिक पर्पज हो गया, विशेष उद्देश्य हो गया उसका। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, लो भी 2 लाख रुपए लो, एक ऊपर रूम बना देना आपकी इस एनजीओ के अंदर, तो स्पेसिफिक पर्पज हो गया, ओके, ठीक। लेजेसी, लेजेसी मतलब होता है वसीयत, क्या होता है, वसीयत। लेजेसीज का मतलब क्या होता है, वसीयत, है ना। कोई बड़ा आदमी है, बड़ा अमीर है, उसकी जो औलाद है वो बहुत बेकार निकल गई, ठीक है, उसने सारी की सारी अपनी लेजेसी यानी कि वसीयत जो है किसी एनजीओ के नाम लिख दी, मजे करो बेटा। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है अपनी वसीयत यहाँ डाल के चले जाते हैं, ठीक है, ओके। एंडोमेंट फंड एक होता है, इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स बेच दी, इसके अलावा और भी कोई भी रिसिप्ट हो गई, कोई भी फंड होगा, कोई भी प्राइज मनी हो गई, वो सारी की सारी रिसिप्ट साइड में आएगी। कहने का मतलब ये तो कुछ आइटम्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ भी रिसीव हो रहा हो रिसिप्ट साइड में लिखना है। कोई ध्यान नहीं रखना कि उसका नेचर क्या है, नेचर मतलब रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है, ध्यान नहीं रखना है। कौन से साल का, ध्यान नहीं रखना है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से भी रिसिप्ट होगा पैसा इधर लिखना है। ऐसे कैसे पेमेंट के ऊपर भी लागू होता है, कौन से नेचर का पेमेंट है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, उसका ध्यान नहीं रखना है। कौन से ईयर का खर्चा पे कर रहे हैं, पिछले साल का, इस साल का, नेक्स्ट ईयर का, उसका ध्यान नहीं रखना है। पेमेंट कर रहे हो तो इधर लिखो, रिसीव्ड कर रहे हो तो इधर लिखो, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कैश बेसिस पे बनता, आया और गया। आगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और आएगा, लेकिन वो कैश बेसिस पे नहीं होगा, वो एक्रूड बेसिस पे होगा। वहाँ सारा ध्यान रखना पड़ेगा, कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, कौन से साल का है, तो वो अच्छे से समझेंगे। लेकिन पहले ये अब पेमेंट्स कौन कौन सी होती है फटाफट देख लेते हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई, खर्चों का तो पूछो ही मत, ठीक है। ये जो बैलेंस है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है किसका, बैंक का। वैसे तो पॉजिटिव बैलेंस होता है बैंक का, तो इधर आता है डेबिट साइड में, लेकिन बैंक का कई बार नेगेटिव बैलेंस भी होता है। नेगेटिव बैलेंस तब होता है जब बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो हमारे पास, जिसको बैंक ओडी बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि आपका बैंक में पैसा जमा नहीं है, फिर भी आप निकाल सकते हो, एक बैंक ने लिमिट दे रखी है, तो उस समय यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस होगा तो इधर आएगा, ठीक है।
सैलरी पे कर दी, कोई एम्प्लॉय रखे हुए हैं, रेंट पे कर दिया, अगर किराए पे हैं, पोस्टेज यानी कि पोस्ट करने के खर्चे, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स परचेज कर ली, कोई रिपेयरिंग करा ली, ऑडिट करा ली। ऑडिट की फीस जो होती है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस होती है। सीए जो आता है ना, वो ऑडिट करके जाता है एनजीओ का कि भैया सब मामला सही है कि नहीं है, अकाउंट्स वगैरह सही है कि नहीं है, कोई घपले तो नहीं कर रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, तो उसको फी देनी पड़ती है, वो ऑडिट फी हो गई। ठीक है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो गए, कोई इंश्योरेंस करा रखा है, और होनोरियम होता है एक, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा होनोरियम क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो होनोरियम आ गया यहाँ पर, इसको मैं आगे बताऊंगा। म्युनिसिपल टैक्स आप समझते हैं, कोई प्राइस वगैरह, कल्चरल प्रोग्राम रखा, कोई प्राइस वगैरह पे कर दिया, ऑफिस के खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस और शो हो गए, कोई शो वगैरह मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया इवेंट, उसके खर्चे हो गए, कोई भी मिसलेनियस पेमेंट हो गई छोटी मोटी, कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर लिया, अधिकतर फर्नीचर होता है इसमें, स्पोर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट परचेज कर लिए, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कोई बुक्स परचेज कर ली, कोई लोन का वापस रीपेमेंट कर दिया, कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, और एंड में कैश और बैंक में कितना बैलेंस बच रहा है वो बैलेंसिंग फिगर से यहाँ आ जाएगा। तो ये सिंपल सा एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। बस मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं बनाया ताकि थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों के बारे में बता दूं, भाई सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशन क्या होता है ना, और ऐसी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ लिखा हुआ है प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम कैश बुक। आपको क्वेश्चन में कैश बुक दे रखी है, वैसे भी जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैश बुक तो बनाती है, तो उसने कैश बुक दे दिया आपको और बोला कि अब इस कैश बुक की हेल्प से आपको क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। ओके, किसी कोई क्लब है ना, भरतपुर का लोहगढ़, ठीक है, ये क्लब है, ठीक है, लोहागढ़ क्लब भरतपुर का कैश बुक दे रखा है, इसकी हेल्प से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो आइए बनाते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर इन द बुक्स ऑफ लोहगढ़ क्लब भरतपुर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये लिखा हुआ है, हाँ 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 डेबिट, और ये क्रेडिट साइड, यहाँ हो जाएगा रिसिप्ट्स, यहाँ हो जाएगा रुपीज़, यहाँ हो जाएगा पेमेंट्स। ठीक है, ओके जी। अब देखो यहाँ सबसे ऊपर दे रखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दे रखा है, 14,000, 14,000 रुपये हमारे पास पहले से ही पड़े हैं। तो ये हो गया बेटा टू बैलेंस बीडी। क्या हो गया, टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी में दो होता है, एक कैश इन हैंड और एक होता है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है 14,000, कैश एट बैंक दे ही नहीं रखा है तो जीरो। कितना हो गया यहाँ पर 14,000, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस। अब कैश अकाउंट के डेबिट में क्या होता है, कैश रिसीव्ड होता है वो आता है, क्योंकि कैश अकाउंट दे रखा है ना, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में पेमेंट्स होता है। तो ये रिसिप्ट हो गई और ये सारा पेमेंट्स हो गया। रिसिप्ट में सबसे पहले क्या, एंट्रेंस फीस 1,400, तो हम यहाँ लिख देंगे टू एंट्रेंस फी 1,400। नेक्स्ट दे रखा आपको सब्सक्रिप्शंस, वो कितना है 12,000 का, तो यहां लिख देंगे हम टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट डोनेशन। डोनेशन कितना है 1,200 का, तो यहां आ जाएगा टू डोनेशन 1,200। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना 150, तो यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट
150। नेक्स्ट आता है प्रोसीड फ्रॉम टेस्ट मैच। कोई टेस्ट मैच खेला होगा, जीता होगा तो 900 रुपये मिले हैं। तो प्रोसीड्स फ्रॉम टेस्ट मैच, ओके। पेमेंट्स में टेलीफोन एक्सपेंसेस 250, तो बाय नेगेटिव बैलेंस तो है नहीं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 170, नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2000 हैं और इसमें 500 रुपये कौन से हैं, 17-18। हमारा ईयर कौन सा है, 18-19। हमारा ईयर तो 18-19 है ना, और ये एक्सपेंसेस कौन से ईयर के, 17-18, पिछले साल के। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस किसी भी ईयर के क्यों ना हो लिखने हैं। तो ये 500 इसमें इंक्लूड है, छो पड़े इंक्लूड। तो बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ये चीज़ ध्यान ही नहीं रखनी होती है। नेक्स्ट है स्टाम्प एंड स्टेशनरी 200। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 140। नेक्स्ट परचेजेस ऑफ बॉल, कोई बॉल परचेज करी होगी तो उसका है 2500 बॉल्स। फिर बोल रहा है रेंट पेड 1000, रेंट पे किया 1000 का। नेक्स्ट परचेज ऑफ बैट्स एंड नेट्स 1600। बैट्स एंड नेट्स। लास्ट इन्वेस्टमेंट भी करें कुछ 5000 की, वाह भाई। ठीक है, तो बेटा ये हमने सब लिख दिया कि भैया कौन कौन सी रिसिप्ट है, कौन कौन से पेमेंट्स हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालने वाले हैं कि भैया हमारे पास में ईयर एंड में कितने पैसे बच गए, कितने रुपीस बच गए। तो वो यहां आएगा बाय बैलेंस CD। एक तो है कैश इन हैंड और एक है कैश एट बैंक। तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी यहां पर। रिसिप्ट साइड की टोटल 14,000, 1400, 12,000, 1200, 150, 900, ये 29,650 माइनस कर देते हैं। 250, 170, 2000 सारे एक्सपेंसेस लेस कर दो। तो यहां बैलेंस आ रहा है 16,790 बैलेंस CD। पर ये बैलेंस किसका है, बैंक का नहीं, बैंक में तो 0 रुपए थे। तो ये सारा का सारा कैश इन हैंड है। बताओ जी।